ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज ट्यूटर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारी जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका यूनिट नंबर 1 वो हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें आपके जो टोटल यूनिट्स है वो 4 है। एक एक करके यूनिट जो है हम कंप्लीट करेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन वाली बात जो सबके लिए है वो ये कि आप सब इस समय कॉलेज में हो, बहुत अच्छी बात है, लाइफ को एंजॉय करो, बहुत अच्छी बात है। मगर एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखना कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी एम्बिशन है, उसको हमेशा अपने माइंड में रखना, ठीक है। उसको माइंड में रखना, उसको माइंड में ज़िंदगी में रखना नहीं, उसको उस पर वर्क भी करना है, ठीक है। कहीं आप मुझसे कहो मैम आई एम 29, आई एम 39 रहा हूँ मैम, लेकिन मेरे माइंड में वो गोल है। खैर वो बात तो पॉसिबल है नहीं। आप माइंड में रखो उस गोल को, उसको हमेशा उसको याद करो, अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशंस दिया करो, ठीक है, कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, जो मैंने डिसाइड किया उसको मैं पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। चलो इसी पॉजिटिव नोट से अपना जो लेक्चर है शुरू करते हैं। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसे कह सकते हो, FM, कुछ भी कह लो। ये स्लाइड्स जो है, प्रेजेंटेशन जो तैयार किया है मैंने, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, सुंदर है ये। ओवरव्यू से शुरू करते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोनेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, RBI का क्या रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, लेट्स स्टार्ट। अ फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ बैंक्स, मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प पीपल सेव, बोरो एंड इन्वेस्ट मनी, अलाउइंग मनी टू फ्लो एंड ग्रो इन द इकोनॉमी। बहुत सिंपल सा टर्म है, आप समझ। बैंक है, ठीक है, मार्केट्स है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट इट विद द माउस कर्सर, अभी नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोगों को, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है, जो भी बैंक्स है, मार्केट्स है, इंस्टीट्यूशंस है, ये लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि लोग सेव कर पाए पैसा, बोरो कर पाए और इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब लोग सेव करेंगे पैसा, बोरो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो मनी फ्लो जो है वो मार्केट में होगा और इकोनॉमी जो है वो आपकी ग्रो करेगी, करेक्ट। अभी सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अभी सिर्फ आप डेफिनेशन पे ध्यान दो, ठीक है। अभी जो डेफिनेशन में आपको मैंने पढ़ाई है इस पे ध्यान दो, इसको याद करने की कोशिश करो, माइंड में समझो कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अभी भी इसको आपको सिर्फ पढ़ना है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। द फाइनेंशियल सिस्टम इज अ नेटवर्क दैट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है जो फैसिलिटेट्स करता है द फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन। देखो, कुछ लोग होते हैं आपकी इकोनॉमी में जो सेवर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कुछ लोग हैं जो मनी जो है पैसा दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है बैंक में सिर्फ सेवर्स हैं, तो बैंक में जाके पैसा सेव करेंगे। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, पैसा दे रहे हैं तो उनको उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलके एक अमाउंट मिलेगा पर्टिकुलरली। तो ये दो तरीके के लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं के बीच में फ्लो ऑफ फंड्स जो है वो होता रहता है। अब इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आती है। द सिस्टम इंश्योर्स द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड प्रमोट्स इकोनॉमी को। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, लोग सेव करना सीखते हैं, फंड्स को कैसे एलोकेट करना है वो करना सीखते हैं, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। अब हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक चार्ट है। ये मैंने चार्ट क्यों बनाया है, वाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस चार्ट, आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस चार्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम क्यों? एग्जाम में ना जो आप आंसर्स लिख के आते हो, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहता है मैम आंसर्स कितने लंबे लिखे। मत लिखो आप लंबे लंबे आंसर, 3 पेज का आंसर लिखते हो, 1 पेज में आप ये फ्लो चार्ट बना के आना, फिर आप देखना कि आपके नंबर पे कितना इम्पैक्ट आता है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, मैं इसके लिए आपको 100% श्योर गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा ट्रायल एंड टेस्टेड और ये मेरी टीचर्स ने मुझे बताया है, इसलिए मैं आपको आज बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ये होते हैं आपके, NBFC होता है ये तो, ठीक है। और कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए आपके, और ये हो गए आपके डेवलपमेंट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। ये सब हो गए आपके। अब है इसमें
कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्या क्या कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट है इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये कंपोनेंट, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सच एज लोन्स, डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपके बैंक से ही देख लो, आप बैंक में क्या करते हो, आप लोन ले सकते हो बैंक से, बैंक में जाके आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, डेवलपमेंट बैंक्स। अभी सिर्फ आपको इनके नाम पढ़ने हैं, याद नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लर्निंग पे फोकस कर रहे होंगे कि लर्न भी कर लें, तो तुरंत अभी लर्न नहीं करना, सिर्फ अभी नाम याद करने हैं इनको आपके, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरीके के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, एक लोग होते हैं, इसमें आपको पता है सेवर्स इन्वेस्टमेंट्स, एक होता है बायर, एक सेलर। बायर मतलब बेचने वाला, सेलर मतलब खरीदने वाला। इन दोनों के बीच में ट्रेड किस चीज़ की होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनके बीच में एक ट्रेड होती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम बेचेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड्स। तो स्टॉक और बॉन्ड्स की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो हैं, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया। अब ये बायर्स एंड सेलर एक दूसरे के बीच में ट्रेड मतलब क्या है, सेल ही तो करते हैं। अब वो सेल करते हैं, दो तरीके के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पार्टीज के बीच में जिससे वो फंड रेज कर पाते हैं, जैसे शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स ये रिलेटेड है विद गवर्नमेंट। आपके हो गए बॉन्ड्स। एक बार चेक कर लो, क्योंकि नया नया अभी मैंने ये सब स्टार्ट किया है, तो वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, 10 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है इतनी देर में, नो इश्यू, अच्छी बात है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सर्विसेज जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, एसेट मैनेजमेंट वाले होते हैं, ये वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोन की सर्विस देना, इंश्योरेंस की देना, डिपॉजिट्स की देना, करेक्ट। ये आपकी स्लाइड जो है ये कॉपी हो गई, रिपीट हो गई मुझसे, इसको मैं काट दे रही हूँ यहाँ से, ये मत पढ़ना। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, क्या क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। सबसे पहला फंक्शन है इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स, जब ये सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, बैंक्स होंगे, समझते जाना, बैंक्स होंगे आपके एनबीएफसीज हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इन सब से क्या हो रहा है, आप यहाँ पे आके सेव पैसा अपना दे रहे हो, सेविंग कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, मनी जो है, फ्लो ऑफ मनी हो रहा है मार्केट में, और वो मनी बैंक जो है अलग अलग प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है, जिससे जो सेविंग्स का मोबिलाइजेशन मतलब सेविंग का यूसेज हो रहा है। प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी, आज आपके पास पैसा है, ठीक है, वो आप बैंक में जमा करते हो, तो वो बैंक से पैसा क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में भी पहुंचता है ना। लिक्विड का मतलब क्या है, मतलब अगर आप समझो फाइनेंशियल टर्म में लिक्विडिटी का मतलब कैश से होता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस जो हैं वो अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सके जब भी उनको ज़रूरत है। जैसे कि एक बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, उसको अभी कैश की ज़रूरत है, ठीक है, वो उसने क्या किया, अपने कुछ एसेट्स को सेल आउट कर दिया, बैंक उन्हें फटाफट कैश प्रोवाइड कर देगा। तो जब उनके एसेट्स, कैश का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कैश, आपके फाइनेंशियल टर्म्स में, ऐसे समझ लो। अभी इसको हम बहुत डेप्थ में समझेंगे आगे आने वाले यूनिट्स में। अभी यूनिट 1 में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नहीं जा रहे हम लोग, इसमें हम ओवरव्यू समझ रहे हैं पूरे चैप्टर में हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। यही सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में आ जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस। भैया इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इंश्योरेंस वाली पॉलिसी जानते हो तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं, करेक्ट। फैसिलिटेट्स ट्रेड, ट्रेड आप समझ गए, काइंड ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन बायर एंड सेलर, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे जो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शन, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा, इंश्योर्स स्मूथ ट्रांजेक्शन बाय प्रोवाइडिंग पेमेंट सिस्टम लाइक ऑनलाइन बैंक। आप आराम से ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो। आपने ये सुना होगा आरटीजीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर चाहिए, इसकी फुल फॉर्म बताना क्या होती है आरटीजीएस, ठीक है। ये कर सकते हो। चेक्स, ये चेक भी स्पेलिंग की सही है, और ये वाली जो चेक की स्पेलिंग होती है ये भी ठीक है। एक अमेरिकन होती है, एक आपकी ब्रिटिश होती है। तो आप कई बच्चे, हो सकता है अगर मैं बताती नहीं तो कई बच्चे में ये कहते हैं चेक्स की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि आप सब कभी कभी बच्चों वाली बात करते हो, तो मेरे को लगता है कि बता दूँ मैं आपको। मेरे को बहुत गुस्सा आती है फिर बच्चों पे ना, कि गलत बात है, आप लोग कभी कभी इस चीज़ से करते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको क्यूरियस होना चाहिए कि भाई अगर चेक की स्पेलिंग लिखी है मैंने, जो मैं गलती होगी मैं आपको वैसे भी बता दूँगी, लेकिन कोई चीज़ गलत नहीं है तो मैं आपको पहले बता दूं कि अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्पेलिंग है चेक एंड चेक्स, दोनों ही सेम चीज़ है, ये गलत नहीं लिखी है, ओके।
मजाक कर रही हूँ कि मुझे गुस्सा आती है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि आप लोग फिर मैम को समझते हैं कि भाई मैम तो सब मैम ने बताया है, जो गलत बता दिया भाई मैम ने। आप लोग ओवर मतलब होता है ना कि हम लोग स्कूल टाइम में टीचर्स जो पढ़ाते थे उसको एक बार चेक करते थे, कभी कभी होता है। बड़े हो आप सब भी, मैं जानती हूँ आप लोग भी समझदार हैं। अगर कुछ चीज़ें हम बताते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं, करेक्ट। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये है आपका ये पॉइंट। By efficiently allocating funds to various sectors, it supports the overall growth of the economy. ये थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। इस पॉइंट को ऐसे मत समझना। देखो, उस वाली बात से मेरा ये मतलब है सिंपल्स का कि देखो, हम टीचर्स को भी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे चेक वाली स्पेलिंग थी, तो मेरे को डेफिनेटली लगा कि आप में से 50% स्टूडेंट अगर पढ़ते हैं एग्जाम टाइम, इस पर ज़रूर डाउट करेंगे कि मैम ये चेक किया है ये। तो मैंने आपको बता दिया कि चेक और चेक होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। जो आप चेक होता है ना एक ऐसे करके पे टू पे, और उसमें अमाउंट लिखा होता है इतने। केबीसी किस किसने देखा है, वो जब अमिताभ बच्चन चेक्स देते हैं ना, ये वही वाला चेक है। दोनों चेक सही हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। इकोनॉमिक ग्रोथ कई सारे सेक्टर्स में आप फंड्स एलोकेट कर रहे हो, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट। अब ये आता है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है ना, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, तो आप उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्लस ये 5 पॉइंट्स जो हैं, ये 5 पॉइंट और ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जरूर बना के आना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। अब जैसे हाउस होल्ड्स लिखा है, बिजनेसेस लिखा है, आउटपुट्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है इनपुट लिखा है। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, हम फर्म्स में से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इस तरीके से हम फर्म्स को इनपुट दे रहे हैं। कैसे, हमने प्रोडक्ट खरीदा तो हमने इसको पैसे दिए, इस पे पैसे आए तो इसने अपने लिए इनपुट खरीद, जिससे प्रोडक्ट बनाते हैं। उन्होंने प्रोड्यूस कराया, सेल कराया प्रोडक्ट, फिर से हाउस होल्ड को इसमें किया सेल, और इसके जो भी इन्हें पैसा आया उन्होंने इससे इनपुट्स खरीदे, रिसोर्सेज खरीदे, ठीक है। आउटपुट बनाया, जो बिजनेस ने आउटपुट गुड्स बनाए, सर्विसेज बनाए, वो हाउस होल्ड्स को दिए। हाउस होल्ड्स ने जब इनको पैसा दिया तो पैसे की फॉर्म में ये क्या दे रहे हैं, इनपुट्स ही तो दे रहे हैं हाउस होल्ड वाले। लेबर इन्हीं के पैसों से ले पाएंगे, कैपिटल भी इन्हीं के पैसों से, लैंड भी इन्हीं के पैसों से, और एंटरप्रेन्योरशिप भी यहीं से आती है। तो इनपुट्स, ये 4 इनपुट्स होते हैं, याद रखिएगा। आउटपुट आपका यही प्रोडक्ट हो गया, फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो हो गए, करेक्ट। ये कब बनाना है आपको, अब बच्चों के सवाल होंगे, तो ये आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि कभी भी बना सकते हैं, ये आप लोग एग्जाम में बनाना। एग्जाम में कब बनाना है, जब आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम वाला, तो ये 5 पॉइंट प्लस फ्लो चार्ट बना के आना है, ठीक है। पॉइंट्स एग्जाम में अच्छे मिलेंगे आपको। फाइनेंशियल मार्केट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। हमेशा ध्यान रखना, मनी मार्केट पैसे की हमेशा कमी रहती है, काइंड ऑफ ऐसा समझने की कोशिश करो, पैसे की हमेशा कमी रहती है। मनी मार्केट, तो ये मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के संग डील करता है। ट्रेजरी भी इसी का एग्जाम्पल है, कमर्शियल पेपर भी इसी का एग्जाम्पल है, कॉल मनी भी इसी का एग्जाम्पल है। इन सारे टर्म्स को हम आगे फाइनेंशियल मतलब जो यूनिट्स हैं, आने वाली यूनिट्स पे उनमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा इससे ऐसा ओवरव्यू समझ लो कि ओवरव्यू कर रहे हैं इसमें। पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेंट्स जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का मैंने आपको पता है, तो ट्रेजरी बिल से कनेक्शन है। कैपिटल मार्केट ये डील करती है लॉन्ग टर्म फंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स। हम जो भी बिजनेस ओपन करते हैं उसमें लगाते हैं अपनी कैपिटल, और कैपिटल हम शॉर्ट टर्म के लिए तो लगाते नहीं हैं, लगाते लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे याद कर लेना, मनी हमेशा मनी की शॉर्टेज हो जाती है, मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सबके बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, कैपिटल कंपनीज, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो अकेले इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। सबसे पहले बैंक, सबको पता है बैंक एग्जाम्पल देखो। बैंक के टाइप्स कौन कौन से, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स। बैंक का काम क्या होता है, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। मतलब आप एज अ कस्टमर गए, आपने पैसा रखवाया, आपने डिपॉजिट कराया मनी, अब आपने पैसा कुछ लोग आए जिन्होंने लोन लिया, तो लोन से क्या हुआ, पैसा उनके पास गया। डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या है, ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी है। ये पॉइंट सब बताते नहीं है आपको, मैं बता रही हूँ। लोन क्या है बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि लोन पे क्या हो रहा है, आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक को पैसा मिल रहा है ना,
एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लैंड मनी मतलब प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स है उनसे ये अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है और उस पैसे को इन्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलरली एक पोर्टफोलियो होता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का, उनमें। क्लियर? कलर डिफरेंट कर देती हूँ मैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो भी फाइनेंशियल रिस्क होता है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट फोर्थ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सर्विसेज देते हैं लोन्स की, एसेट फाइनेंसिंग की, बट डू नॉट होल्ड बैंकिंग लाइसेंस। समझ आया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंक की तरह ही वर्क करें लेकिन इनके पास अपने खुद के बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते हैं, और ये सर्विसेज भी बैंक की तरह देती हैं, लोन की, एसेट फाइनेंसिंग की। ये एसेट फाइनेंसिंग टर्म समझ में आ रहा होगा आपको, एसेट फाइनेंसिंग क्या होता है ये, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं कि कमेंट सेक्शन में बताना ही है आपको, जस्ट बिकॉज मैं जस्ट टेस्ट करना चाहती हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ एसेट फाइनेंसिंग। अगर आप अवेयर हो तो एक बार ज़रूर बताना। नेक्स्ट है आपका लास्ट इसका टॉपिक, रोल ऑफ द आरबीआई। बस हमारा वीडियो कितना लॉन्ग, जरा एक बार चेक तो कर लें। 20 मिनट्स ही, चलो ठीक है, अच्छा है, मुझे लगा काफ़ी लॉन्ग ना चला जाए वीडियो। रोल ऑफ आरबीआई, क्या है रोल ऑफ आरबीआई? तो ये एक बार रोल पढ़ते हैं। हमारा आरबीआई बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप समझ रहे हो आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ है आपका 1 अप्रैल 1935। जो आरबीआई का एक्ट, स्टैब्लिशमेंट बाद में होता है, एक्ट पहले आता है, आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट इसका पहले आता है। सबसे पहली जो करेंसी आरबीआई ने प्रिंट करी थी वो 5 रुपए की करी थी, और सबसे पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पता है लेकिन आप बताओगे। पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, ये भी आप बताओगे। 2 क्वेश्चन है आपके पास, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे। और आरबीआई इंडिया में तो इस्टेब्लिश हुआ ही था, लेकिन इंडिया से पहले भी 2 जगह आरबीआई की जो ब्रांचेस थी, मतलब आरबीआई कहीं और भी ऑपरेट करता था। कहाँ कहाँ, वो 2 प्लेसेस के नाम बताने हैं जहाँ ऑपरेट करता था आरबीआई। आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और आरबीआई से पहले ये जो कमान थी, मतलब आरबीआई से पहले तो इंडिया में कोई रेगुलेटर सुपरवाइज करता था पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, तो वो कौन सा बैंक था, बाद में उसका नाम क्या हो गया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक ही पर्टिकुलरली टॉपिक में पूछ लिए हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी जो जनरल अवेयरनेस है बैंकिंग रिगार्डिंग ये थोड़ी सी क्लियर हो, आपको भी समझ आएगा। नहीं पता है तो गूगल करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पॉन्ड करना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो जो भी मैं आपसे पूछती हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल सिस्टम। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका काम क्या होता है, जो भी आपका फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करना और उसे सुपरवाइज करना। सेकंड, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे, कि भैया आपका आरबीआई है, आरबीआई की वजह से ही तो वैसी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आया। पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आया, मॉनेटरी पॉलिसी से जो इन्फ्लेशन आ रहा था मार्केट में, महंगाई, उसको कंट्रोल किया गया। लिक्विडिटी जो इकोनॉमी में आ रही थी, बाय एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके, रिजर्व रिक्वायरमेंट को चेक करके, आपने सुना होगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सबको एडजस्ट करके मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, लिक्विडिटी, उसे कंट्रोल किया जाता है। अब वो सब किस में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी पे एक टॉपिक आएगा इसमें, उसको भी पढ़ेंगे बाद में। बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो आरबीआई, आप समझिए कि भाई आरबीआई ठीक है, आरबीआई क्या है, क्या आपको लगता है आरबीआई एक पब्लिक, मतलब एक गवर्नमेंट बॉडी है? नहीं, आरबीआई गवर्नमेंट बॉडी नहीं। तो आरबीआई क्या है फाइनली, आप आरबीआई को क्या बोलोगे, ये मुझे आप बताओगे, ठीक है? हम सब चीज़ों के बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप अपने आप से भी तो ट्राई करिए। तो आरबीआई क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो भी अकाउंट्स हैं उसको मैनेज करती है, उसके जो भी डेट्स हैं। आपने एक सुना होगा फिस्कल पॉलिसी, ये क्या होती है, एक बार बताओगे आप सब मुझे, ठीक है? देखो जिस भी बच्चे को जो आता है वो आप अपना अपना आंसर ज़रूर देना कि ये क्वेश्चन मैंने आपने पूछा था और इसका आंसर ये है, करेक्ट। करेंसी इंश्योरेंस का मतलब क्या है, ये इंडियन करेंसी को खुद से एक सोल अथॉरिटी है उससे कम, मतलब पूरा करती है। रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सुपरवाइजेस, बैंक को सुपरवाइज करती है, एनबीएफसी को करती है, इंश्योरिंग देयर प्रॉपर फंक्शन। आपका जो आरबीआई बैंक है क्या करता है, जितने भी बैंक सबको सुपरवाइज करेगा, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अब लास्ट टॉपिक जो इसमें है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल होता है। ये रोल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। भाई कंट्री की अपनी खुद की फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनको डिज़ाइन करने का काम ही ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। बजट का प्रिपरेशन करना, जो भी यूनियन बजट उसको प्रिपेयर करना, गवर्नमेंट के क्या रेवेन्यूज़ है, क्या एक्सपेंडिचर है, उसको एक बार देखना, टैक्सेशन पॉलिसीज़ को करना, मतलब जो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आपका इनकम टैक्स है, जीएसटी है, उनमें जो भी पॉलिसीज़ आती है वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल लेजिस्लेशन करने का मतलब क्या? लेजिस्लेशन इज रिलेटेड टू लॉज को इनेक्ट करना जो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, भाई पब्लिक का भी डेट होता है, तो उस सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट जो भी बोरो कर रही है, रीपेमेंट कर रही है, उन सब पे निगाह रखती है। कोऑर्डिनेशन विद आरबीआई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो आरबीआई है वो साथ में काम करते हैं, वर्क क्लोजली विद आरबीआई ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो आरबीआई की संग ही मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे वर्क करती है, मतलब कोऑर्डिनेट करके। ये तो हमारा यहाँ पे ये पीडीएफ जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अब एंड हो जाती है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और ये अब एंड हो गई है। बस मैं यही कहना चाहूँगी भाई, आप जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। क्यों? क्योंकि आपको रीज़न पता है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है मार्केट में, मगर कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसको एक बार जिसने पढ़ लिया वो बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भूलो भी नहीं चीज़ों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए। और जब भी एग्ज़ाम आए वीडियो उठाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि हम जो कंटेंट बनाते हैं वो बनाते हैं शॉर्ट प्रिसाइज कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। हम लॉन्ग कंटेंट में बिलीव ही नहीं करते। हम नहीं चाहते कि बच्चा एग्ज़ाम से पहले 8-10 घंटे पढ़ के जाए। हम भी जानते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम भी जानते हैं कि ग्रेजुएशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो हम वैसा ही कंटेंट बनाते हैं, उसी हिसाब से आपको तैयारी करवाते हैं। हम बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क पे, ना कि हार्ड वर्क कि बच्चा 24-24 घंटे पढ़े फिर एग्ज़ाम दे के आए रिजल्ट उसका ज़ीरो। नहीं, बच्चा 2 घंटे पढ़े, मन से पढ़े, अच्छे से पढ़े, जो पढ़े उसको अच्छे से समझ आए, वो एग्ज़ाम में लिख पाए, हम इस पर फोकस करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हुए हमने जो पूरा वीडियो है वो तैयार किया है। और मैं बस यही चाहूँगी कि भाई व्हाइट बोर्ड, मुझे ऐसा लगता था व्हाइट बोर्ड टीच में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे, क्योंकि वो आजकल के जो आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हो, खैर डिजिटल बोर्ड वाला तो हमने सिस्टम नहीं अप्लाई किया, कि वो मुझे नहीं लगा कि वो नेसेसरी लगता है। तो मैंने आपके लिए पूरी ये पीडीएफ तैयार करी ताकि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। एग्जाम से अगर एक दिन पहले आप 4 यूनिट ना 20-20 आधा घंटे की वीडियोस अगर आप ऐसे उठा के देख लोगे तो आप 2 घंटे में अपना किसी भी एक पेपर की प्रिपरेशन करके जा सकते हो। और आई होप ये आपको पूरा वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। मैंने जितना मैं बेस्ट दे सकती थी इसमें मैंने बेस्ट दिया है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी ऐसा लगता है कि मैम ये थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके जेन्युइन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ा जाएगा और उन पर वर्क किया जाएगा। ओके, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।